हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज शुरू की हुई है, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं उनके लिए एमसीक्यू अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन आई एम शेयरिंग, ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हेल्दी हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और उसी तरह क्या है कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं यूजीसी के बारे में जो भी आपको अपडेट देती रहती हूँ वो आप उसका बेनिफिट ले सको। एमसीक्यू बताने से पहले, करने से पहले, दिस इज माय ऐप, दिस इज द एडुसम ऐप विच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज इसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। इवन जो यूजीसी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज जो है मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं। और जो मेथोडोलॉजी है, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स विल बी देयर, जो डिटेल के अंदर आपको हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। समराइज नोट्स विल बी देयर, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जो आप क्विकली जो है रिवाइज कर सको। टेस्ट सीरीज विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एंड पर्सनल सेशन विल बी देयर फॉर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो इसका लिंक भी आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एज ए नाउन रेफर टू, कि जब हम मैनेजमेंट को एज ए नाउन क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऑल दोज हु मैनेज, ऑल दैट मैनेजर डज, the subject of the management and none of these. So the right option is all those who manage. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे मैनेजमेंट एज ए नाउन क्या मतलब है इसका डिटेल के अंदर। अगर हमने फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको टिक किया है तो इसका डिटेल के अंदर जो आंसर है वो क्या है। मैनेजमेंट एज ए नाउन, जब हम नाउन के रूप में मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है रेफर टू ऑल दोज पर्सन हु आर कंसर्न। देखो, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो लोग दूसरों से काम करवा रहे हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो दूसरों को सुपरवाइज करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, तो मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं जो मैनेज कर रहे हैं। Which function of management determine the course of action? Is it organizing? Is it controlling? Is it planning? None of these. So the right option is the planning. Now we will understand what is the meaning of planning. देखो, प्लानिंग जो है बेसिक मैनेजरल फंक्शन है। प्लानिंग के बेसिस पे क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए हमें किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिटरमिन करना है। और प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले वी थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो वी हैव टू टेक द डिसीजन इन एडवांस व्हाट टू डू, when to do, how to do, who will do a particular task. It is all related with the planning. Organization help in identifying and grouping of various function, various groups, various activities, and none of these. So the right answer is the various activities. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम एक्टिविटीज के बेसिस पे क्या होता है कि ग्रुप्स बनाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे हिंदी में इसका मतलब होता है प्रबंध करना, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा काम हमने करना है। फिर उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं, डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। जैसा कि हमें पता है कि जब काम को हमने जैसे डिफरेंट, जैसे ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी है तो प्रोडक्शन एक फंक्शन हो गया, उसी तरह मार्केटिंग एक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स बना ली, और ये जो ग्रुपिंग है डेफिनेटली दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं हमने काम कौन सा करना है, फिर हम क्लासिफाई करते हैं,
फिर उसके बाद क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को असाइन करते हैं, उनको अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं ताकि उस काम को परफॉर्म कर सके। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस काम को वो खत्म करें, और यहाँ पे उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। Fuel classified industrial activities into 5 groups, 3 groups, and the answer is 6 groups. क्वेश्चन पहले बाद में आया, चलो फ्यूल क्लासिफाइड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इनटू 5 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स एंड 4 ग्रुप्स। तो 6 ग्रुप्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और मैनेजरल एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज थी उनको 2 भागों में क्लासिफाई किया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड मैनेजरल एक्टिविटीज। तो ये पांचों जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं। टेक्निकल एक्टिविटीज विच आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, कमर्शियल एक्टिविटीज which are relating to buying, selling and exchange, financial activity relating to search for and optimum use of capital, security activities, accounting activities and managerial activities। और managerial activities जो है उसने ऊपर स्पेशल जो है काम किया। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स व्हाट? स्पेशलाइजेशन, इनएफिशिएंसी, वेस्टेज, कंफ्यूजन। देखो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट बेसिस पे भी हो सकता है, प्रोसेस बेस पे भी हो सकता है। प्रोसेस बेस पे होता है कि जैसे एक टेलर है, तो वो अगर वो सारा दिन एक ड्रेस को स्टिच, मतलब अगर वो सारा काम खुद ही करता है तो एक ड्रेस को स्टिच करता है, बट जब वहां पे काम डिवाइड हो जाता है कि कोई मेजरमेंट ले रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई फिनिशिंग कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, तो वहां पे एक दिन के अंदर कितने ही ड्रेसेस जो है स्टिच हो जाती है। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क होता है। और डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है कि हम जब काम को डिवाइड कर देते हैं कि भाई तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, तो वहां पे स्पेशलाइजेशन जो है प्रमोट होती है, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर टास्क करते हैं उसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। How principles of management, they are formed in a laboratory by the experience of manager, by experience of customer, adaptation of change. So the right answer is the by experience of manager. Now we will understand what are the principles. Basic statement जो हमें जिसके बेसिस पे हम सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। ये फंडामेंटल ट्रूथ है जो हमें दो या दूसरी वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमें मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं। देखो जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्योर प्रिंसिपल्स होते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये जनरल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। ये स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उनको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये प्रिंसिपल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं। जब भी हम इन प्रिंसिपल्स को बताते हैं तो रिलेटिवली, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और ये एप्लीकेशन जो होता है यूनिवर्सल होता है। Liberalization means integrating among economies, reduce common control and restriction, policy of planned disinvestment, none of these। देखो यहाँ पे जो liberalization है उसका मतलब होता है कि जैसे हम पहले जब काम करते थे तो बहुत ज्यादा हमें प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते थे। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज द reduced common controls and restriction। A procedure is a guide to taking action, thinking, implementing decision, and implementing policy. So the right answer is the taking action. देखो procedure का मतलब होता है कि जो details of action और guidelines जिसके basis पे हम अपने objective को बता सकें, sequence के अंदर हमने किस तरह से काम करना है। Procedure हमें बताते हैं कि how things are to be done। और यहाँ पे इसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। प्रोसीजर जो है एक्शन लेने में हमें हेल्प करती है। पॉलिसी और स्ट्रैटेजी भी मैंने डाला है क्योंकि आगे क्वेश्चन है तो यहीं पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पॉलिसी जो होती है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के डिटेल्ड वेज होते हैं। ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होती है कि हमने जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेनी है तो हमने बिजनेस स्कूल से ही हायर करना है, कैंपस प्लेसमेंट से ही लेने करने हैं। स्ट्रैटेजी जो होती है कि हम किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर को मात दे सकते हैं। जो प्लानिंग करते हैं वो देखते हैं कि कॉम्पिटिटर की प्लान्स एंड पॉलिसीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी पॉलिसीज को उनसे ज्यादा बेटर बनाते हैं ताकि वी कुड मतलब आउटस्मार्ट द ओपोनेंट। Policy provides the guidelines for decision making, controlling, coordinating, and directing. So the right answer is the decision making. Standing plans are used for specific work, time and again, for special areas, for all activities. तो right answer जो है standing plan जो होते हैं जिनको हम repetitively जो है use करते हैं।
सिंगल यूज प्लान जो है ऑल डिपार्टमेंट, स्पेशल एक्टिविटीज, नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम्स, ऑल एक्टिविटी। देखो जो सिंगल यूज प्लान होता है नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम्स के, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनता है, जब वो खत्म हो जाता है तो उसका भी यूज खत्म हो जाता है। Strategy is planned to compete others, outmaneuver others, understand others, achieve good results। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर हम अपने जो ओपोनेंट होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, उसको उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। Financial planning means handling of finance function, controlling of financial expenses, planning sources and use of funds, handling expenses। तो this is the planning sources and use of funds, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें टोटल फंड्स कितना रिक्वायर है और इसको हमने कहाँ से प्राप्त करना है और किस तरह से हमने इसको यूज करना है। Capital gearing refer to the relation between the equity and preference capital, equity and the long-term debts, short-term and the long-term debts, current asset and the current liability। तो कैपिटल gearing का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो इक्विटी और जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है। हाईली कैपिटल geared है तो उसके अंदर क्या होगा कि डेट्स का पार्ट ज्यादा होगा, अगर लो है तो उसके अंदर क्या होगा कि इक्विटी का पार्ट ज्यादा होगा। Working capital start with the purchase of raw material, purchase of the current asset, raising of the raw material, payment of the expenses. So this start with the purchase of raw material. Working capital होता है day to day जो हमें मतलब जो बिजनेस को हमने रन करना है तो day to day expenses के लिए जो हमें फंड चाहिए होते हैं वो वर्किंग कैपिटल होती है। तो उसके अंदर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर सेमी फिनिश गुड्स, फिर उसके बाद प्रोडक्शन होती है, फिर उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर से रियलाइजेशन होती है, अगर कैश सेल है तो इमीडिएटली सेल मिल जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इन ए गवर्नमेंट कंपनी द states must have a shareholding of at least 25%, 50%, 51%, none of the above. So the right answer is कि जब हम गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी को जब हम डिफाइन करते हैं तो देखो उसके अंदर जो शेयर होता है वो कम से कम जो है 51% होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो पार्टली स्टेट गवर्नमेंट का है, पार्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का शेयर उसके अंदर कम से कम 51% होना चाहिए, तभी हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ये आगे जाके मैंने बताया भी है। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया? इज इट 1948? इज इट 1972? 1956? द राइट आंसर इज 91। क्योंकि हमें पता है कि 91 के अंदर जैसे बहुत सारी ड्रास्टिक चेंजेस हुई थी। गवर्नमेंट कंपनी का मैंने आपको बता ही दिया है। विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल स्टैट्यूट स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो है दैट इज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है दैट इज ए कॉर्पोरेट बॉडी जिसका एक सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैट्यूट है उसके अंदर सेटअप किया जाता है। लेजिस्लेटिव एक्ट पास किया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये आपका काम करने का बाउंड्री है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। द मदर वैल्यू कॉर्पोरेशन जो है दैट इज आल्सो ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर जो है एस्टैब्लिश की गई है। डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हिस्सा होती है, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसका जो मैनेजमेंट होता है दैट इज इन दी सिविल सर्विसेज। सिविल सर्वेंट्स के हाथ में होता है, आईएएस ऑफिसर के हाथ में होता है। तो मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है अल्टीमेट इंचार्ज होता है। और यहाँ पे जब हम डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है। इंडिया के अंदर जैसे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जैसे डिफेंस एंड एटॉमिक जो है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो है कम से कम 51% या उससे ज्यादा का शेयर होना चाहिए। इसको हम पब्लिक एंटरप्राइज भी कह सकते हैं, स्टेट एंटरप्राइज भी कर सकते हैं। और ये कंपनी एक्ट के अंदर जो है फॉर्मुलेशन होती है। ADRs they are issued in USA, Canada, UK, none of the above. So the right option is the USA. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिकन
मार्केट के अंदर इनको इश्यू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन कंपनीज। जब हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन स्टॉक होते हैं जो कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो अमेरिकन जो होता है एडीआर के माध्यम के द्वारा जो है फॉरेन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडीआर जो है दे आर इशूड बाय अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक जो कि सर्टिफाई करता है कि शेयर ऑफ सम नॉन यूएसए बेस्ड कंपनी आर हेल्ड बाय सम कस्टोडियन बैंक इन द होम कंट्री। Entrepreneur is the person who is already working in a unit, who has set up a new unit, who is collaborating with other enterprises, and none of the above. So entrepreneur is the person who's already working in a unit. So this is the right option, who's already working in the unit. तो एंटरप्रेन्योर जो है दैट इज द पर्सन और एग्जीक्यूटिव जो कि इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन उनको इनकरेज करती है कि आप एक स्पेसिफिक जो है एंटरप्रेन्योर के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज करके कोई नई चीज जो है बनाओ। These are the person or executive who are encouraged by their present organization to take up new or special projects or projects of their liking and develop a project like entrepreneur. So these are the जो इंटरप्रेन्योर है जो इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं, जो इनके अंदर स्किल्स होती है जिसके बेसिस पे ये कंपनी के मतलब एंटरप्रेन्योर का काम करते हैं और कंपनी को फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ ही क्या है कि हमारा ये 20 थे वो खत्म हो गए हैं। तो अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो।